नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा स्थित सीएम आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी माता बिश्ना देवी के नाम देवदार का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। बता दें कि हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया है। तो उधर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया है। सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे जो कि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए। तो उधर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में 3 दिवसीय मानसून सत्र के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सत्र स्थगित से पहले विपक्षी दलों ने आपदा के मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया था। आइए सुनते हैं क्या कहा विपक्ष के विधायकों ने। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश मानसून सत्र, पहाड़ पे सत्र का आयोजन, आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त, आपदा जैसे मुद्दे को विधानसभा में बोलने के लिए स्वीकार न करना। त्राइमान हो रहा है, चारों ओर आपदा से लोग प्रभावित हैं, सरकार उन्हें बाहर नहीं निकाल रही है, लेकिन विधानसभा में अगर विपक्ष आपदा पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार नहीं करते। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जाता। किस बात की चर्चा इस सदन पर हो? संसदीय जो प्रणाली है उसके अनुरूप नियम 310 में एक सूचना लाई थी जिसमें आपदा का विषय था और जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं उन सबके लगभग सभी के हस्ताक्षर उस पर थे। तो आमतौर पर परंपरा के तौर पर यह होता है कि 310 की सूचना को नियम 58 के अनुसार पीठ सुन लेती है, लेकिन आज सरकार ने पता नहीं तो क्या चीजों की सरकार के दबाव में चीजें हुई कि उस सूचना को सुनने के लिए मना कर दिया। आपदा हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्रमुख विषय है। उस विषय को लेकर के पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी, सब लोग उसमें। देखिए, लोकतंत्र की हत्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार तो कर ही रही थी। आज राज्य की सरकार ने भी विरोध कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहाल नहीं होने देंगे। कल जिस प्रकार से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करा, चाहे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेके, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, सरकार के पास झूठे आंकड़ों के पुलिंदों के अलावा, झूठी बातों के अलावा कोई जवाब नहीं रहता है। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे से डर के ये सरकार भागी है, क्योंकि हम प्रश्न अगर ये उठाते कि केदारनाथ का सोना कहां गया। उत्तराखंड जनपद में, चमोली जिले में, गैरसैंण में बरसात के मौसम में सत्र होगा और यहीं उत्तराखंड के दुख
जो तकलीफ है, यहाँ आपदा है, उसको अगर इसी सदन में नहीं सुना जाएगा तो फिर कहाँ सुनवाई होगी। तो अगर यहाँ आपदा पर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम और क्या करेंगे वर्कआउट के अलावा। उनके पास संख्या बल है, वो सदन चलाएंगे, हम यहाँ जनता के बीच में की बात रखेंगे। धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, तमाम जगहों की, अगर चमोली के इर्द गिर्द यहाँ देखिए कितनी यहाँ तकलीफ इस समय लोगों को है। तो रास्ते बंद हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, नुकसान लोगों के हो रहे हैं, उनको मुआवजे नहीं मिल रहे हैं। तो इस बीच में हम फिर जनता के बीच में और आपके बीच में अपनी बात करेंगे। इस बरसात के सीजन में और इस पहाड़ी प्रदेश में जहाँ हर जिले में आपदा से जनता त्राहिमाम कर रही है, लोगों के घर टूट गए, मृत्यु हो गई, पानी की लाइनें बंद है, बिजली की लाइनें बंद है, सड़कें बंद है, और जो दैवीय आपदा के मानक हैं, खासकर टिहरी जनपद में भिलंगना और प्रतापनगर में ये गंभीर समस्या, लोगों की नहरें भी बंद है पानी की। दैवीय आपदा के एक छत मानक, यहाँ 10-10 कमरों का मकान है, 15-15 कमरों का मकान है, एक ही छत है, पहाड़ों में जगह हर जगह मकान बनाने लायक नहीं मिल रहा है। चिंतित हूँ कि उत्तराखंड की विधानसभा में हिमालय मध्य हिमालय उत्तराखंड आपदा से पीड़ित है। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं यहाँ एक रेगुलरिटी बन गई है बरसात के अंदर। यहाँ आपदा प्रबंधन, आपदा पर यदि विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं होगी, तो फिर कहाँ होगी चर्चा। केवल एक औपचारिकता कर दी जाती है आधे घंटे की। अरे आधा दिन तो देते इस आपदाग्रस्त लोगों की तकलीफों को उठाने के लिए। विधायक आपने समय नहीं दिया। और उसी तरीके से महिलाएं, हमारे तो हर गांव के धार में देवी का मंदिर है। हम महिला प्रधान राज्य है और हमारे राज्य के अंदर बलात्कार की सिलसिलेवार घटनाएं जितनी बढ़ गई है, निर्भया कांड यहाँ भी दोहराए हुए हैं, आईएसबीटी में हुआ है, हमारे रुद्रपुर में हुआ है, जहाँ अपराधी को सही तरीके से पकड़ा भी गया है या नहीं पकड़ा गया, वो संदेह में है चीजें जो है। तो उस राज्य के अंदर आप महिला सम्मान को, कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति। तो उधर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 दिनों तक चले सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक के सत्र के दौरान कार्यवाही सही ढंग से चली, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सदन के तमाम सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था, उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप लेंगे। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सदन का बहुत सम्मानित हिस्सा है और कार्रवाई निश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस सदन में 2 विषय मुख्य रूप से हमने जो पारित किया वो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था। वहीं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाए। देखिए, हमारे लिए जिस प्रकार स्काई इज नो लिमिट, वो हमारा लक्ष्य है। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 1 सितंबर से दिल्ली से
आगाज करने वाले हैं। हमारी कार्यशालाएं जिला स्तर पर हो रही है, मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं हो रही है और लाखों लाख कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम उन सभी को अपने साथ जोड़ेंगे जो राष्ट्रवादी हैं और देश के हित का चाहने वाले, देश का विकास चाहने वाले कार्यकर्ता। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी कैग रिपोर्ट को विकास की तस्वीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिशों पर प्रामाणिक मुहर बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि पहली बार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े का 3 लाख करोड़ से पार जाना है। जीडीपी में 6.71% की औसत वृद्धि और राजकीय कोष घाटे में गिरावट इसका स्पष्ट संकेत है। इससे साफ होता है कि उत्तराखंड विकास की सही दिशा में बढ़ रहा है। की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हर दृष्टि से, उस पर कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। जिस तरह से राजकोषीय घाटे को कम करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और कम किया गया है, और उसी प्रकार से राजस्व में भी राज्य सरकार की उत्तराखंड की वृद्धि है। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा, उस ओर ये बजट ये कैग रिपोर्ट इंगित कर रही है। तो उधर बागेश्वर के कपकोट तहसील ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे शासन प्रशासन हड़कंप मच गया है। यहाँ ग्रामीण शंभू नदी के ऊपर किलपारा और कुलवारी को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल को पार करते दिखाई दिए। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। वहीं वीडियो का जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संज्ञान लेते हुए जांच के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं प्रदेश में मसूरी में बारिश की वजह से यात्री शेल्टर और बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि होम भी खतरे में जद में आ गया है। इसके अलावा भूस्खलन से सड़कें भी बंद हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन और पुनर्निवास सचिव विनोद कुमार सुमन बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। आपदाग्रस्त सरकारी संपत्तियों का आकलन करें और उनको रिपोर्ट दें ताकि खेत खलिहान मकानों की मरम्मत हेतु धनराशि दी जाए। वहीं डीएम ने आपदा प्रबंधन सचिव को कई समस्याओं से अवगत भी करवाया। आप जानते हैं कि बागेश्वर जनपद आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ आए दिन तमाम तरह की आपदाओं से लोगों का सामना होता रहता है। आपदा से जो क्षतियाँ हो रही हैं उसको कैसे उसे निपटा जाए, फ्यूचर में आपदा न आए उसके लिए मिटिगेशन के कार्य कैसे किए जाएं कि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके, उस दिशा में आज हम लोगों ने बैठक की है और विचार विमर्श किया है। हमारा प्रयास होगा कि आपदा से जो क्षति हुई है उसको हम रिस्टोर करें और फ्यूचर में आपदा से बचने के लिए जो मिटिगेशन कार्य किए जाने हैं, जो सुधारात्मक कार्य किए जाए हैं उसको करें। हम मानकों में बदलाव काफ़ी हद तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृहमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर किया है। मानक काफ़ी अच्छे हो गए हैं कई चीज़ों में, सड़कों के, पुल के, नहरों के जो रेस्टोरेशन के काम हैं, जो चेक हमें रोकने के लिए हम बनाते हैं, दीवार वगैरह बनाते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए, वो सब मानक काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए मानक बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस मानकों को ध्यान रखते हुए कार्य कराया जाए ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके और लोगों को सहूलियत प्रदान की जा सके। तो उधर मसूरी में मजदूर संघ ने बेघर हुए परिवारों के साथ शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पूर्व पालिका अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर 28 अगस्त को मजदूर संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन करने की बात कही है और मांगे पूरी न होने पर सीएम आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। साफ सी बात है, अब वक्त आ चुका है इन झूठे नेताओं को इनकी जो असली औकात है, जो जगह है वहां पहुंचाने का, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आज जनता 5 साल पहले भी इस बरसात के बावजूद
जिस प्रकार से कोरोना में बाहर किया गया था तभी सड़क पे थी। और मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की बहादुर माता बहनें जनता है, वो बहादुरी के साथ जो है पूरे 5 साल यहाँ पे संघर्ष करती आई है। उनको ये जो जितने भी ये झूठे नेता हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, इन्हें लगा था कि जनता हार जाएगी, बैठ जाएगी, लेकिन जनता कभी हारती नहीं है, सच्चाई में कभी हारेगी नहीं। ये जनता की जीत है, मैं तो ये कहूंगा जीत है सुप्रीम कोर्ट की। और निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बड़ी बात यह है कि आज जो है 2020 24 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा गया था। वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको जो है कोरोना काल में खदेड़ कर जो है बाहर डाला गया था, जबकि उसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की एक गाइडलाइन थी कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। उस समय पे जो हमारे स्थानीय सरकार यहाँ पे थी, नगर पालिका में जो अध्यक्ष बैठे हुए थे, इन गरीबों ने उनको जो चुनकर जो है उस सीट पे भेजा था, पर उन्होंने उस टाइम अपना फायदा के लिए इन लोगों को जो है रोबे प्रोजेक्ट के नाम पर उनको घर से बेघर करा। आज भी वो लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 23/7/2024 को जो धरना यहाँ पे दिया था, वो हमारे वहाँ पे 3 मांगे थी। एक तो हाथ रिक्शा, साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करने की, सुप्रीम कोर्ट से बेघर किए गए लोगों को विस्थापित करने की, और तीसरी मांग थी बेकरी हिल जो कार पार्किंग हाथ रिक्शा उन्मूलन में मजदूर संघ को स्वरोजगार के लिए दी जाती थी, और उसमें हम चयनित करते थे, मजदूर संघ के नाम पे पार्किंग का टेंडर होता था, तो हम चयनित करते थे कौन लोग आज विषम परिस्थिति में उन लोगों को देते थे। लेकिन आज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बोर्ड द्वारा अधिशासी द्वारा ये व्यक्तिगत दी गई, जिसका हमने घोर विरोध किया। और दुर्भाग्य हम लोगों का, इस शहर में जिन मजदूरों ने इस शहर को बसाया है, जिन मजदूरों ने जो है अपने खून और पसीने से आके पर्यटकों की सेवा करी है, रिक्शा चलाए हैं, हाथ रिक्शा चलाए हैं, घोड़े चलाए हैं, आज उन मजदूरों को बेघर। तो इन मजदूरों की लड़ाई जो ईमानदारी से लड़ी जाएगी और जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि आज 28 तारीख सितंबर से जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तमाम शहर के बुद्धिजीवी गणमान्य नागरिक इनको समर्थन देंगे, ट्रेड यूनियन इनको समर्थन देंगे, और इस आंदोलन को इतनी चरम सीमा पर पहुंचाएंगे कि शासन प्रशासन को, सरकार को झुकना पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के एग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ की ओर से ड्रग्स और नकली शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसी कड़ी में देहरादून में एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, और मामले में एक अभियुक्त को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार भी किया है। अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकली शराब और नकली शराब बनाने के मटेरियल भी बरामद किए गए हैं। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको उस समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई, और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं, और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। तो जसपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सारी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सीसी कैमरे में जब देखा गया तो 1:11 पर चोर आया मंदिर में। सुबह जब सफाई करने वाले आए कर्मचारी, तब उन्होंने मुझे अवगत कराया कि आप चल के मंदिर को देखो। मैं मंदिर गया। मंदिर जाने पर देखा तो ताले तो उससे टूटा नहीं, जो मुख्य ताला था उसने गेट की जाली काटी। काटने के बाद अंदर गया। दान पात की जितनी धनराशि थी, प्रति महीने लगभग 4,000 रुपये निकलता है, वह धनराशि गायब। तो उधर राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में डेंगू के एक मरीज की पुष्टि हुई है, जिससे लेकर दून अस्पताल एक्टिव मोड में आ गया है। अस्पताल प्रशासन की माने तो ये मरीज टिहरी का निवासी है, जो देहरादून उपचार कराने के लिए आया था। वहीं एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मरीज ज्यादा बीमार नहीं था और अब वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है।
मरीज आया है जिसमें हमें हमारा काम मेनली उसको मुख्यतः इलाज देना होता है, और एक खुशी की बात है कि वो ठीक था और अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। इसमें एड्रेस के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा, कई बार दूर दराज के मरीज जो होते हैं वो अपना एक लोकल एड्रेस लिखा देते हैं, तो ये मेरे लेवल की चीज नहीं है। इसमें हमारा मेन काम है कि हम अपना तैयारी को दुरुस्त रखें, और आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि आसपास गंदा पानी या साफ पानी जमा ना होने दे, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं। तो उधर देहरादून के शीशमबाड़ी प्लांट की कूड़ा निस्तारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है, जिसे सितंबर महीने की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि जिस कंपनी का चयन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है, उसके लिए निर्माण कार्य के लिए डाइंग प्रेषित कर दी गई है। देखिए, जो नई कंपनी चयनित की गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा, जो टेंडर फ्लोट किए गए थे, उसके अंतर्गत जो है कंपनी के द्वारा जो है ड्राइंग प्रेषित कर दी गई है। ड्राइंग जो है संबंधित जो हमारे कंपनी जो इंजीनियर्स हैं वो लोग आकर जो है प्लांट की विजिट भी कर लिए, और उसकी रूपरेखा देखी जा रही है कि जो वर्तमान में मशीनें हैं, ताकि बगैर वर्तमान में कार्य जो है वो बाधित न हो, उसके अंतर्गत ही मशीनों का इंस्टॉलमेंट किया जाए। तो उसी के अंतर्गत जो है अभी जो है डिसीजन पेंडिंग है कि मशीनों का इंस्टॉलेशन कब से शुरू किया जाएगा, और ये कार्य बहुत जल्दी जब शुरू होगा तो अपने जो है पूरे विद इन टाइम फ्रेम जो है वो कार्य कर लिया जाएगा। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकली थी? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है, और ये गढ़वाल हिमालय 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल की राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार बनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है।
इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत, जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में ये पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।